नमस्कार। कोविड-19 की ये परिस्थिति काफ़ी गंभीर है और सबसे ज़्यादा तनाव का कारण तब हो जा रहा है जब हमें अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेलव्यू क्लिनिक के फिजियोथेरेपी विभाग ने बनाया है उन पेशेंट्स के लिए जो माइल्ड या मॉडरेटली अफेक्टेड हैं और घर में हैं। ये इलाज हम अपने अस्पताल में जो पेशेंट्स एडमिटेड रहते हैं उनके लिए करते हैं। अब क्योंकि आप घर में हो, हम नहीं चाहते कि आप इस फिजियोथेरेपी से वंचित हो। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा हम आपकी मदद कर सक रहे हैं। नमस्कार। हम सबसे अहम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो पेट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप लेटे हुए पोजीशन में हो तो आपकी गर्दन इस तरह ना हो, ये एयरवे पैसेज को ब्लॉक करता है। तो हम इनको आप ज़रा अपनी गर्दन न्यूट्रल में रखेंगे। इसके लिए हो सकता है कि आपको अपना पोजीशन चेंज करना पड़े और आप एक तकिया या 2 तकिया ये आप हटाकर अपनी पोजीशन को सॉर्ट आउट करोगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हम कहते हैं इसको। सांस लेंगे, लंबी सांस जितनी भी आप ले सको। सांस लेने के वक्त पेट फूलेगा और फिर जब आप सांस छोड़ेंगे पेट अपनी जगह पे चला जाएगा। फिर से सांस लीजिए, फूलेगा, सांस अंदर चला जाएगा। यही एक्सरसाइज आप बैठे हुए भी कर सकते हो, वही रहेगा। सांस आप लोगे, पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अपनी जगह पे चला जाएगा। सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम इसको कॉस्टल कहते हैं, लोअर कॉस्टल। कॉस्टल मतलब आपकी चेस्ट, रिब्स। आपने अपनी उंगलियों को अपने रिब केज के ऊपर रखा। आपने फील किया कि आपके उंगलियों के नीचे आपके रिब्स आपको महसूस हो रहे होंगे। आप सांस लेने के समय लंबी सांस लोगे और आपका रिब केज बाहर की तरफ आएगा, या आपको फील होगा, महसूस होगा कि रिब्स आपके बाहर की तरफ आ रहे हैं, छाती फूल रही है। और जब आप सांस छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पे जाएगा, इस तरह से। इसको करने से आपके लंग्स पूरी तरह से वेंटिलेटेड होते हैं। आप ये एक्सरसाइज बैठे हुए भी कर सकते हैं। याद रहे, उंगलियों के नीचे छाती एक्सपैंड करती हुई आपको महसूस होनी चाहिए। ये तीसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसको हम एपिकल कहते हैं। इसमें हमारी जो उंगलियां हैं वो कॉलर बोन के ठीक नीचे रहती हैं और अब जब हम सांस लेंगे ये वाला अंश छाती का फूलेगा और फिर धीरे से वो अपनी जगह पे चला जाएगा। साधारणतः हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। यही एक्सरसाइज हम बैठ के भी कर सकते हैं और छाती का वही अंश हम फुला रहे हैं। इसमें अक्सर एक एरर हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमें बहुत फुलाना है और हम अपने एक्सेसरी मसल्स का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये कंधे उठाना, इस तरह से करना, ये नहीं करना है। हमें सिर्फ उस एरिया को फोकस करना है एंड इंश्योर करना है कि लंग का वो सेगमेंट यूज़ हो रहा हो और उसमें एयर जा रहा है। अब हम उन मसल्स का प्रयोग करेंगे जो ब्रीदिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो सहायता करते हैं हमारी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में। ये एक्सरसाइज बहुत ही साधारण है। हम दोनों बाहों को ऊपर करेंगे, लंबी सांस लेंगे और जब हम दोनों बाहों को नीचे करेंगे तो सांस छोड़ेंगे। लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ये एक्सरसाइज बैठ के ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन लेटे लेटे भी हम कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी हम उतनी देर तक बैठ नहीं पाते हैं, हम थक जाते हैं। ये एक और तरीका है एक्सेसरी मसल्स को ब्रीदिंग के लिए हेल्प करना। दोनों बाहें बाहर की तरफ जाएंगी सांस लेते वक्त। जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे दोनों बाहें अंदर आएंगी। यही एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हो।
हमारे पास एक और यंत्र है जिसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर बहुत विभिन्न तरह के होते हैं, लेकिन कोविड के शुरुआत में हमें एक वॉल्यूम बेस्ड स्पायरोमीटर चाहिए, जो ये स्पायरोमीटर है। ना इसमें इसकी अहमियत है कि जब आप पैकेट से इसको निकालेंगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर निकलेगा, उसके साथ साथ एक पाइप निकलेगी जिसके साथ एक माउथ पीस होगा। आप ये वाला जो एंड है वो स्पायरोमीटर के साथ आप अटैच कर सकते हो। इस स्पायरोमीटर की एक और अहमियत है कि इसके उल्टे तरफ एक ऑक्सीजन पोर्ट भी है। तो यदि पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो वो ऑक्सीजन का जो कैनुला है वो यहाँ पे लगाकर हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिप्राइव नहीं करते हैं। तो ये स्पायरोमीटर जब आप यूज़ करोगे तो साधारण से क्या होता है कि लोग जब स्पायरोमीटर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़ोर से हवा टानते हैं, लेकिन क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड स्पायरोमीटर है, हमें सिर्फ आप देखोगे कि यहाँ पे 3 चेहरे हैं। एक सिर्फ बीच वाला मुस्कुरा रहा है, स्माइली जिसको हम कहते हैं, ऊपर और नीचे वाले दुखी नज़र आ रहे हैं। तो हमें जब ब्रीदिंग करनी है, हमें सिर्फ ये जो स्माइली है वहाँ तक ही, ये जो येलो आपका मार्कर है वहीं तक लेके जाना है। तो हम एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको देते हैं। देखिए, आप जितनी देर तक स्माइली में रखोगे, जो पिस्टन है पीला रंग का मोटा सा, वो उतनी ऊपर जाएगा और वो हमें बताता है कि आप कितना वॉल्यूम एयर ले पा रहे हो। कोविड की शुरुआत से एक प्रोटोकॉल जिसकी एक अहम भूमिका है वो है कार्प, कोविड अवेक रिपोजिशनिंग प्रोटोकॉल। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप उल्टा लेटिए, सो इस तरह से जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल भी हो। सर एक तरफ, जिस तरफ सर घुमा हो उसकी बाहें ऊपर होंगी, दूसरी बाह नीचे रहती है साइड की तरफ, और हिप और नी थोड़ा सा बेंट रहता है जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल हो। अब इस पोजीशन में पेशेंट को आधा घंटा रहना है, और पहले वो एक तरफ हो सकता है, फिर वो दूसरी तरफ भी हो सकता है। इसमें हमने एक और ऐड ऑन किया है कि जब पेशेंट इस पोजीशन में हो, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी साथ साथ कर ले। कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज? वो अब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको हम डायफ्रामेटिक भी कहते हैं। सो पेशेंट इस पोजीशन में है और हम उसको कहते हैं कि जब आप सांस लेंगे आप पेट फुलाओगे, सांस छोड़ो और पेट अंदर करो। वही पोजीशन आप बिना पिलोस के भी कर सकते हो। साधारणतः हम ऐसे ही करते हैं, और इसमें भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेट वाली ये बहुत ही लाभदायक होती है। पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हो या ना हो, ये एक्सरसाइज से SpO2 लेवल्स बढ़ जाते हैं। हम ये ITU में भी करते हैं। सो दिस प्रोटोकॉल इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड। आधे घंटे के उपरांत जब आप उल्टा होकर एक तरफ और दूसरी तरफ लेट चुके हो और थोड़े से थक गए हो, तो आप करवट भी हो सकते हो फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर। सो इसी तरह से पहले एक तरफ करवट, और फिर जब एक तरफ काफ़ी हो जाता है या शरीर का वो भाग थोड़ा सा थक जाता है तो फिर दूसरी तरफ। रिकमेंडेशन है कि 40 to 60 डिग्रीज हम इंक्लाइन में लेटें। अक्सर देखा गया है कि लोग 2-3 तकियों के ऊपर अपना सर रखते हैं, वह उचित नहीं है क्योंकि फिर गर्दन झुक जाती है। तो फिर आप इसको किस तरह से करेंगे? हम तकिया हटा देंगे और हम पोजिशनिंग नेक को न्यूट्रल रख के करेंगे। ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप दिन में 4 बार करोगे। हर बार आप प्रयत्न करेंगे कि 10 से 15 बार आप इसको रिपीट करें। जैसे कि पेट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको आपने 10 से 15 बार किया, और फिर आप लोअर कॉस्टल, फिर एपिकल, इस तरह से हर एक एक्सरसाइज 10 से 15 बार, दिन में 4 बार। हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर अपने साथ रखो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के आरंभ में आप अपना SpO2 लेवल्स चेक करेंगे, फिर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज भी आप चेक करोगे, और एक्सरसाइज के अंत में चेक करोगे। SpO2 लेवल्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद में बढ़ते हैं और पर्याप्त मात्रा से बढ़ते हैं। सो इसका आप ध्यान रखेंगे, और यू विल डेफिनेटली फील गुड वंस यू हैव कंप्लीटेड द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यह 6 मिनट वॉक टेस्ट आप तब कर सकते हो जब आप पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हो
और आप या तो तब कर सकते हो जब आप रिकवरी फेज़ में हो। ये टेस्ट के द्वारा आपके शरीर के जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें अनुमान लगाना है कि आप हाइपॉक्सिक हो कि नहीं, मतलब कि आपके शरीर में जब आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल्स की मात्रा क्या है। अक्सर क्या ऐसा लगता है कि हम लोग अपने पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं तो 95-96% हूँ, तो मैं ठीक हूँ। हाँ, एक लेवल तक आप ठीक हो, लेकिन 6 मिनट वॉक करने के बाद यदि इसका गिराव नहीं आता है, यदि आप 96 से 91 तक नहीं होते हो तो आप ठीक हो। लेकिन यदि आप 96 से 91 आ जाते हो या 90 पे आ जाते हो तो वो ठीक नहीं है और आपको अपने चिकित्सक से बात करनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि ये टेस्ट कैसे करना है। बहुत ही साधारण है। आप पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा, ये जो सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर होता है, इसके द्वारा आप अपने SpO2 लेवल्स और पल्स रेट मापोगे। फिर आप 6 मिनट चलोगे। चलने के उपरांत आप फिर से SpO2 और हार्ट रेट मापोगे। जैसे कि मैंने कहा, यदि 5 से ज़्यादा गिराव आता है तो आपको अपने चिकित्सक से बात करनी चाहिए। चलने के दौरान आपको यदि आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है या आपको कोई भी असुविधा महसूस होती है तो आप तुरंत से ये टेस्ट बंद कर देंगे। आप ये टेस्ट एक रूम में भी कर सकते हो, जहाँ मतलब आप रूम में अप एंड डाउन कर सकते हो, यदि क्योंकि आप खुले में हो सकता है ये टेस्ट ना कर पाओ।